ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो पार्टिकल है, मास m का, दोनों पार्टिकल का एक का मास m1 ले लो, दूसरे का m2 ले लो। ठीक है, समझ में? राइट। ये दोनों कोई पैरेलल लाइन के अलोंग चल रहा है। ये डिस्टेंस है a। ठीक है, इनके बीच में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है ऑफ लेंथ 2a। पूरा ये हॉराइजेंटल में है। ठीक है ना, ये सब कुछ हॉराइजेंटल में है। राइट। ये m1 जो है वो हमारा v1 स्पीड से जा रहा है और m2 जो है ये v2 स्पीड से जा रहा है। ठीक है, सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ, स्पीड ऑफ बोथ at the instant string becomes stout. At the instant the string becomes stout. Also compute the impulsive tension. Also compute the impulsive tension. एक चीज एज्यूम कर लेना, टेक a V2 to be greater than V1. राइट नाउ दोनों एक लाइन पर है, एक लाइन जगह पर। ओके, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा एक लाइन पे तो नहीं रहने वाला है। सो व्हाट विल हैपन इज ये इंस्टेंट पे जहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, देखो ये तो L है, बट ये जैसे जैसे धीरे रेस्पेक्टिवली आगे बढ़ता रहेगा, एक सर्टेन टाइम पे ये वाला लेंथ हो जाएगा 12। ये भी हम निकाल सकते हैं किस टाइम पे होगा, ध्यान देना। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा है √3L और ये क्रिएट हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, दैट इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 इंटू T। ओके, ये निकालने के लिए कोई बोला नहीं है, खैर जो भी है निकाल दिया। नाउ ये वाले इंस्टेंट पे स्ट्रिंग हमारा टाउट होगा। सो इस इंस्टेंट की बारे में बात करें तो इसका स्पीड जो है वो है V2 और इसका स्पीड जो है वो है V1। अच्छा, एंगल थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं, कॉस थीटा L/2L दैट इज इक्वल्स टू हाफ, तो थीटा जो आएगा दैट विल बी 60 डिग्री। सो मैंने V2 को यहां पर दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया, एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर और एक स्ट्रिंग के अलोंग। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा है। दिस इज थीटा, सो दिस इज V2/2, दिस इज √3
V2/2, ठीक है। एंड सिमिलरली V1 का भी दो कंपोनेंट है, एक स्ट्रिंग के अलोंग और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। ये थीटा तो ये थीटा, 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, मतलब 60 डिग्री। तो ये वाला होगा V1/2 और ये वाला होगा √3 V1/2, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, इनमें ये वाला और ये वाला, ये दोनों कंपोनेंट तो हमारा अनचेंज्ड होने वाला है। ये वाला दोनों कंपोनेंट हमारा कंप्लीटली अनचेंज्ड होने वाला है, बट ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ना चाह रहा है, ये वाला डेफिनेटली उतना तेजी से बढ़ना नहीं चाहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इसका स्पीड को कम करना पड़ेगा। सो ध्यान देना, इसके ऊपर ऐसे जेटी लगेगा, इसके ऊपर ऐसे जेटी लगेगा, और जिस कारण पे इसका स्पीड में इंक्रीमेंट आएगा और इसका स्पीड में स्पीड कम होगा, और दोनों फाइनली V से मूव करेगा। सो में ये वाला पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो जेटी जो होगा दैट इज m इंटू वी, m1 इंटू V माइनस कितना आएगा, √3 V1/2, राइट, क्योंकि √3 V1/2 से बढ़ा के V में कन्वर्ट करेगा। और इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो जेटी जो होगा दैट इज m2 इंटू, इसका स्पीड डेफिनेटली कम हो जाएगा, दैट इज V। सो अगर मैं दोनों को जेटी को इक्वेट करूं तो m1V माइनस √3 m1 V1/2 इज इक्वल्स टू √3 m2 V2/2 माइनस m2V। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू V √3/2 m1 V1 प्लस m2 V2। सो मेरे पास V जो आ जाएगा दैट इज √3/2 m1 V1 प्लस m2 V2 बाई m1 प्लस m2, जो सिंपल लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी आ सकता था हमारे पास। और जेटी का वैल्यू अगर मुझे निकालना पड़े तो जेटी किस तरीके से आएगा, सो जेटी विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, m1 इंटू V माइनस √3 V1/2, तो √3/2 को तो बाहर कर दो, √3 m1/2 ये तो बाहर हो गया, तो हमारे पास उसके बाद बचेगा m1 V1 प्लस m2 V2 बाई m1 प्लस m2 माइनस V1। ये हमारे पास जेटी का वैल्यू आएगा, राइट, समझ में आया। So that can be simply written as √3 m1/2, m1 V1 ये कट, so m2 V2 माइनस m2 V1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। सो जेटी √3/2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू V2 माइनस V1 आ जाएगा।
ओके, समझ में आया? तो इंपल्स के रिगार्डिंग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है? हमारे पास एक ट्रॉली है, ठीक है? ये ट्रॉली, इसका मास है कैपिटल एम, ये इस तरफ V0 से जा रहा था, ठीक है? इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। उस इंस्टेंट के वेलोसिटी ऑब्वियसली म्यू के कारण ये कम तो होगा। यहां पर मैंने एक मास स्मॉल m को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में। स्मॉल m hits the trolley and get stuck to it. So, instantaneous velocity of small m plus capital M, small m plus capital M, just after it is equals to u. Find म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है वो चीज हमें निकालना है, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? अच्छा, ध्यान दो, अगर हम स्मॉल m प्लस कैपिटल M को सिस्टम मान ले, ठीक है? तो इफ वी डिस्कस अबाउट बिफोर स्टक, इफ वी डिस्कस अबाउट बिफोर स्टक, तो हमारा जो वर्टिकल मोमेंटम था, वर्टिकल मोमेंटम कितना था मेरे पास? दैट इज इक्वल्स टू mv डाउनवर्ड, और जो हमारा हॉराइजेंटल मोमेंटम था वो कितना था? कैपिटल M इंटू V0, ये हमारा इस डायरेक्शन में था। और उसके बाद अगर मैं आफ्टर स्टक के बारे में बात करूं, what is the vertical momentum? Obviously zero. Vertical momentum वो हमारा जीरो है, ठीक है? और हॉराइजेंटल मोमेंटम अच्छा, ये मोमेंटम पे बदलाव कितना हुआ? अच्छा, ये mg वाला जो भी नॉर्मल है या म्यू mg वाला फ्रिक्शन है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल तो फाइनाइट फोर्स है, स्टक तो इंस्टेंटेनियसली होगा, उसका इंपल्स पे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वाला mv इसके साथ टकराएगा तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर ग्राउंड एक इंपल्सिव नॉर्मल लगाएगा jn, ठीक है? और ये वाला jn के कारण जो स्लिपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स द राइट है उस पे फ्रिक्शन भी एक इंपल्सिव फ्रिक्शन लगाएगा jf, और पूरे प्रोसेस के दौरान डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि स्टॉप तो कहीं पर हुआ ही नहीं है। सो
Jn and Jf are impulses of vertical impulses of impulsive, normal and फ्रिक्शन। तो पूरे टाइम के दौरान काइनेटिक फ्रिक्शन होने के कारण मैं एक चीज तो बोल सकता हूं, जो हमारा फ्रिक्शन का इंपल्स होगा दैट विल बी म्यू इनटू नॉर्मल का इंपल्स। रीजन, फ्रिक्शन इज ऑलवेज काइनेटिक। यहां पर स्टॉप तो उसके दौरान हुआ ही नहीं है कहीं पर। अच्छा, नॉर्मल का इंपल्स रिस्पॉन्सिबल है वर्टिकल मोमेंटम पे बदलाव के कारण, तो जे एन का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सिंपली एम इंटू वी। और फ्रिक्शन का इंपल्स रिस्पॉन्सिबल होगा हॉराइजेंटल मोमेंटम पे बदलाव के कारण, और उसका जो मोमेंटम में बदलाव है दैट इज कैपिटल एम इंटू वी नॉट, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू यू। बट म्यू इज नथिंग बट JF by JN. So simply we can say that mu is equals to capital M V naught, capital M plus small m into U by MV. This is the value of coefficient of friction. I hope this problem is perfectly understood. ठीक है, तो दोस्तों इंपल्सिव फोर्स इसके रिगार्डिंग जो भी बातचीत है हमने काफी हद तक कर लिए हैं। हाँ, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इंपल्स और इंपल्सिव फोर्सेस के और एग्जांपल्स उठाएंगे। बट राइट नाउ जो बेयर मिनिमम है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, आई होप दैट पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर। ओके।